हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी भूत बंगला लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इतने दिन तक तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी विप्लव, मैंने उदास होकर विप्लव की ओर देखते हुए कहा। इतना सोचती हो मालविका, केवल 3 ही दिन की तो बात है और अब तो तुम्हें तुम्हारी रश्मि से भी मिलने का मौका मिल रहा है। 3 ही तो दिन है, आराम से बीत जाएंगे, विप्लव ने मुझे समझाया। पर विप्लव, मुझे जाना भी है और नहीं भी, मैंने मुंह बना दिया। जाओ ना मालविका, वैसे भी इतना अच्छा मौका हर किसी को नहीं मिलता। अपनी बुक रीडिंग के लिए तुम लखनऊ बुक फेयर में जा रही हो, यह क्या कम है। और तो और तुम्हारी रश्मि, उसके साथ रहने का मौका मिल रहा है 3 दिन के लिए। इट्स जस्ट परफेक्ट यार, विप्लव ने फिर मुझे समझाया। मगर न जाने क्यों मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंतर्मन कह रहा था मत जा मालविका, मगर रश्मि से मिलने का उत्साह रुकने भी नहीं दे रहा था। मुझे विप्लव की भी चिंता थी, यहाँ मेरे बिना कैसे रहेगा वह। तुम रह लोगे, मैंने विप्लव के गले लगकर पूछा। हाँ बिल्कुल, विप्लव ने कहा। दिखा तो ऐसे रहा था जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरे बिना। हाँ खुश रहना तुम, अब तुम्हें मेरी बकबक से और मेरे जले हुए खाने से छुटकारा मिलेगा ना। वैसे भी पत्नी के दूर जाने पर तो दुनिया का हर आदमी खुश होता है, मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सही, विप्लव ने फिर से अपने अकड़ू होने का परिचय दिया और मेरे बाल खींचता हुआ किचन में जाने लगा। उफ, ये लड़का, कहकर मैंने उसे एक फ्लाइंग चप्पल भेज दी। उतनी ही रफ्तार से वही चप्पल मैंने भी रिसीव की और फिर विप्लव बस अब कहकर खींचते हुए मैं सामान पैक करने लगी। मेरे साथ मेरे ऑफिस, हाँ मेरे ऑफिस, मैं पार्ट टाइम लेखिका भी हूँ। हाँ, तो मेरे साथ मेरे ऑफिस के 2 अन्य लोग राघव और दिशा भी जा रहे थे। मेरी बुक रीडिंग और ऑफिस की मीटिंग दोनों एक ही दिन थी। सो मैं बुक फेयर में जा रही थी और राघव और दिशा मीटिंग में। लखनऊ जाकर राघव अपने किसी दोस्त के यहाँ रुकने वाला था और दिशा मेरे ही साथ रहने वाली थी। उसे होटल में अकेले रुकने में डर लगता है, भूतों का डर। न जाने क्यों सब एक से एक नमूने मिले हैं मुझे। पहले यह विप्लव और अब यह दिशा। उफ, सोचकर मैंने अपना सिर पीट लिया। और कर भी क्या सकती थी। हाँ, माना भूतों से मैं भी डरती हूँ, मगर इतनी भी नहीं। खैर, मैं विप्लव के और अपने हाथ पर बने चप्पल के निशान को घूरती हुई सोचने लगी, कौन कहेगा हम दोनों पति पत्नी हैं। विप्लव भी मुझे ही देख रहा था और फिर मेरे दोनों गाल खींचकर मुझे प्यार से देखते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। अगले दिन रविवार को सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। विप्लव मुझे स्टेशन पर छोड़कर घर जाकर घोड़े बेचकर सोया हुआ था। दिशा अपने फोन पर अपने नए बॉयफ्रेंड से बात करने में व्यस्त थी और राघव अपनी पत्नी को फोन पर ही कुछ समझा रहा था। पत्नी के फोन रखते ही उसकी माताजी का फोन आ गया और अब वो उन्हें कुछ समझा रहा था। इधर दिशा अभी तक अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में व्यस्त थी। इस विप्लव के बच्चे के कारण मैं बुक तक नहीं ले पाई और न ही अपने हेडफोन्स। अब बिना हेडफोन बिना बुक के कैसे इतनी लंबी दूरी तय करूं। हे भगवान, ये लड़का हद है, मैं बड़बड़ा रही थी। तुम्हारी और विप्लव जी की लव स्टोरी सुनाओ ना मालविका, दिशा ने मेरे सामने बैठकर कहा। मैंने आंख बंद कर अपनी सीट पर सिर टिका लिया और दिशा को सुनाने लगी। जब मैं पीजी कर रही थी तब मैंने विप्लव नाम की बला को खुद अपने पास बुलाया था, मैंने कहा। तब दिशा ठहाके मारकर हंसने लगी। मैं और विप्लव हम दोनों साथ ही पीजी कर रहे थे। उसके शैतान और मजाकिया स्वभाव से मुझे प्यार हो गया था। धीरे धीरे वक्त बीत गया, हमारे इम्तिहान खत्म हुए और फिर काफी दिनों के बाद एक दिन विप्लव ने मुझे शाम को मिलने बुलाया। जब मैं वहाँ पहुंची तो वह खाकी वर्दी में खड़ा हुआ था। उस खाकी वर्दी पर लिखे उसके नाम विप्लव चौधरी को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि हम दोनों का सपना अब सच हो चुका है। मैंने भागकर विप्लव को गले लगाना चाहा, जिस पर उसने एक और सरप्राइज देते हुए कहा, यह सब शादी के बाद। इतना कहकर उसने बारी बारी से अपने और मेरे घर हम दोनों की बात की, मगर अंतरजातीय विवाह किसी को मंजूर न था। सो हम अपना छोटा सा संसार लेकर दिल्ली चले आए थे। मैंने दिशा को पूरी कहानी सुनाई और वह इम्प्रेस होकर मुझे देखे जा रही थी। कुछ देर बाद मैं वापस सीट से सिर टिकाकर अपनी आंखों को बंद करके बैठ गई। मालविका चलो, लखनऊ पहुंच गए हम, दिशा ने मुझे झकझोरते हुए जगाया।
जगाया जबकि मैं जाग ही रही थी। मैंने दिशा को मन ही मन घूरा और अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उतर गई। यहाँ से राघव अपने दोस्त के घर चला गया और हम दोनों को रश्मि के घर जाना था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से रश्मि की बताई हुई लोकेशन पर चलने के लिए कहा तो उसने नाक मुंह सिकोड़ दिया। हम नाए जाए मैडम, उसने कहा। चलिए ना भैया, अब दोपहर में कहाँ भटकाएंगे हमें, अब तक 5 लोग मना कर चुके हैं चलने से, मैंने परेशान होकर कहा। सुने हैं वो इलाका सही नहीं है, उसने फिर कहा। भैया कौन सा वहाँ डकैत बैठे हैं, मेरी दोस्त ने बताया था कि उसका बंगला शहर से थोड़ा बाहर की ओर है, इसलिए लोग आनाकानी करते हैं। भैया कुछ रुपए ज्यादा ले लीजिएगा मगर चलिए, मैंने गर्मी से परेशान होकर कहा। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर ने मनोमन मारकर कहा और मैं चल दी अपनी राशु से मिलने। अब तक दिशा चुपचाप ही मेरे साथ साथ चलती जा रही थी। लखनऊ की खूबसूरत सड़कों से होते हुए हम शहर से बाहर की ओर आगे बढ़ रहे थे। मैडम जी सुने हैं, इन शहर से बाहर की तरफ कोनो समस्या है, यहाँ बहुत खून हुई जात है। अब भैया सड़कें खराब होंगी, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाते होंगे, मैंने कहा। क्या समस्या है वहाँ, दिशा ने कुछ घबराते हुए पूछा। सुने हैं वहाँ कोनो पुराना बंगला है जिसमें भूत रहत है, वे ही मार देते हुए उन लोगन को, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। बस इतना सुनना था और दिशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते डरते मेरी ओर देखा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर फिर ड्राइवर भी अपने किस्से नहीं सुना पाया। हम लोग करीब 2 घंटे से सफर कर रहे थे, मगर अभी तक रश्मि का घर तो क्या, शहरी क्षेत्र भी खत्म होने पर नहीं आया था। अब मुझे खीज होने लगी थी। एक तरफ तो इतना लंबा सफर हो गया था और दूसरी तरफ दिशा ने डर के मारे अपनी हालत खराब कर ली थी। करीब 1 और घंटे बाद हम शहर के बाहर थे। वहाँ बिल्कुल सुनसान इलाका था, चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल। हम उस जगह से आगे बढ़ रहे थे, वहां से रश्मि का बंगला बस कुछ मीटर की दूरी पर था। तभी न जाने कहां से हॉरर फिल्मों की तरह एक सफेद बिखरे बालों वाली कमर से बिल्कुल झुकी हुई बूढ़ी औरत आकर हमारी टैक्सी से टकरा गई। उसकी केवल वेशभूषा ही देखकर दिशा चिल्लाने लगी, चुड़ैल है, यह चुड़ैल है, कोई बाहर मत जाना। मैंने दिशा को समझाया कि हो सकता है सच में कोई राहगीर हो, और जब मैंने टैक्सी से बाहर निकलकर उस बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए तो कभी वह दिशा को देखती तो कभी मुझे, और एक अजीब सा डर देखा मैंने उसकी आंखों में। वह बोली, मत जाओ वहाँ, यह सफर तुम्हारा आखिरी सफर बन जाएगा, वहाँ मत जाओ। अब इतना सुनकर तो डर के मारे दिशा की हालत खराब थी, साथ ही टैक्सी ड्राइवर की भी, शायद कहीं न कहीं मेरी भी। वह टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम जी आपको चलना है तो चलो, वरना हमको जाने दियो यहाँ से। भैया आप, मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही रश्मि अपने बंगले से निकलकर बाहर आ गई और मुझे देखते ही गले लगा लिया। मालविका तुम आ गई, मैं बता नहीं सकती तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, उसने कहा। मैं जब उससे दूर हुई तो देखा वह सफेद बालों वाली बुढ़िया अब कहीं नहीं थी, और एक नजर जब दिशा पर डाली तो वह अभी भी अपने सफेद पड़े चेहरे से रश्मि को देख रही थी। जब मैंने एक बार फिर उस बूढ़ी औरत को देखना चाहा तो पाया कि वह बूढ़ी औरत सच में चली गई थी। टैक्सी ड्राइवर अब तक हमारा सारा सामान वहीं सड़क पर पटक कर टैक्सी स्टार्ट कर चुका था। मैडम जी लाओ पैसे दियो और हमें जाए दियो, उसने कहा। तब मैंने उसे किराया दिया और अपना अपना सामान उठाकर मैं और दिशा बंगले में लगे खूबसूरत बगीचे से होते हुए बंगले के अंदर आ गए। रश्मि हमें अपना बंगला दिखाने लगी। एक बड़ा सा हॉल, उससे लगे हुए 3 कमरे और मॉड्यूलर किचन। रश्मि ने बताया पहला कमरा उसका है, बाकी जहाँ भी हम चाहें रहे, हमारी मर्जी। तो मैंने और दिशा ने क्रमशः तीसरा और दूसरा कमरा ले लिया। हॉल के ही पूर्वी कोने से होकर ऊपर की मंजिल के लिए सीढ़ियां जा रही थी और ऊपर की मंजिल पर करीब 10 फुट चौड़े गलियारे से लगे हुए 3 कमरे और एक किचन था। भारी भरकम एंटिक फ्रेम्स में ढेर सारे फोटोज थे। फर्नीचर भी एंटिक था, एकदम भारी भरकम और बेहद खूबसूरत। सफेद संगमरमर के फर्श पर बिछा चटक लाल रंग का कालीन उस बंगले की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। वाह, बंगला बाहर से जितना खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी है, मैंने दिशा और रश्मि को देखकर कहा। हाँ, मेरे दादाजी बनवा गए थे मेरे लिए, रश्मि ने कहा, मगर मैं उसकी बातों से ज्यादा गौर उसके चेहरे पर कर रही थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम दोनों आमने सामने बैठे हुए। रश्मि बहुत खूबसूरत थी, उसका हल्का सांवला रंग, उसकी गहरी हरी आंखें, उसके लंबे काले बाल। उफ, काश मैं लड़का होती, उससे शादी ही कर लेती, मैंने मन ही मन सोचा और अपनी ही सोच पर हंसी आ गई। अपने लंबे काले बालों को लहराते हुए रश्मि उठी और अपनी मॉड्यूलर किचन में जाती हुई बोली,
बहुत लंबा सफर हो गया है तुम लोगों का। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। शाम के 6 बज चुके थे। यहाँ आकर नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, सो विप्लव से बात भी नहीं हो पाई। मैं अपने कमरे में थी, तभी जोरदार बारिश होने लगी। आसमान से बिजली चमकने लगी। इतनी डरावनी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। बंगले के पीछे के जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। मुझे भी अब कुछ कुछ डर लग रहा था, मगर फिर मैंने खुद को हिम्मत दी कि जब रश्मि अकेली यहाँ सालों से रह रही है तो मुझे कौन सा भूत खा लेगा यहाँ। मगर डर तो डर है। बारिश और आंधी से खिड़की पर लगे कांच के दरवाजों के पल्ले जोर जोर से बजने लगे और आखिर में भड़ाक की आवाज से दोनों पल्ले खुलकर और अधिक शोर उत्पन्न कर रहे थे। बारिश का पानी अंदर आने लगा था। मैंने खिड़की के पास जाकर उन दोनों पल्लों को बंद करना चाहा तो पीछे के जंगल में जो देखा वह देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। वही सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत मुझे ही घूर रही थी। आंधी की हवाओं से उसके बाल उड़ रहे थे, जिस कारण वह और भी भयावह लग रही थी, मगर बारिश के कारण उसके कपड़े भीगे नहीं थे। यह कैसे संभव था? मैं डर गई और झट से खिड़की के दोनों पल्ले लगाकर बेड पर आकर बैठ गई। मेरी सांसें उखड़ने की सी हालत हो गई थी। हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। डर से मेरा माथा पसीने से भीग गया था। तभी बाहर से रश्मि की आवाज आई। शायद चाय नाश्ता लगाकर हम दोनों को बुला रही थी। मैंने खुद को संभाला और ठीक होने का ढोंग करने लगी, क्योंकि अगर मैं डर रही थी तो दिशा तो न जाने क्या करती। खुद को सामान्य करने के बाद मैं बाहर पहुंची तो देखा दिशा और रश्मि वहां पहले से ही बैठे हुए हैं, मगर चुप है। सही भी है भाई, पहली बार मेरे दो लोग आपस में क्या ही बात करेंगे। मैं भी जाकर दोनों के पास बैठ गई और मुझे देखकर दिशा कुछ सामान्य हुई। अब शायद वह बात करने के मूड में थी। मैंने चाय की एक चुस्की ली ही थी कि तभी दिशा ने पूछा, मालविका, अपनी और रश्मि की दोस्ती का किस्सा तो बताओ। तुम दिल्ली की, रश्मि लखनऊ में, मिले कैसे? जवाब रश्मि ने दिया और हमारी दोस्ती की कहानी बताने लगी। हमारी कहानी है 2 साल पहले की। तो बात कुछ ऐसी है दिशा, तुम्हें तो पता होगा ना कि मालविका का फेसबुक पर एक पेज है आत्माओं से सामना के नाम से, जिसमें वह अपनी लिखी हॉरर कहानियां अपलोड करती है। अब इसे हॉरर लिखने का शौक है और मुझे हॉरर पढ़ने का, तो बस मैं हो गई इसकी जबरा फैन। रश्मि ने मुस्कुराकर कहा और फिर आगे कहने लगी, तो एक दिन बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी फेसबुक आईडी ढूंढी और इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब यह शायद मेरी किस्मत ही थी जो इस जैसी बड़ी लेखिका ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। फिर जब बातें शुरू हुई तो लगा ही नहीं कि यह कोई बड़ा व्यक्तित्व है। बहुत निश्चलता है इसमें। 2 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब इसने मुझसे बात न की हो। दिन ब दिन हम दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और हम बेस्टीज बने। बस तभी से ही एक दूसरे से मिलना चाहते थे, मगर मिल नहीं पाए थे, और देखो आज मौका मिल ही गया। इतना कहकर रश्मि मुझे देखकर मुस्कुराई। बदले में मैं भी मुस्कुरा दी और दिशा, वह एक बार फिर मेरी कहानी से इम्प्रेस हो चुकी थी। अच्छा रश्मि जी, आपका परिवार कहाँ है? दिशा ने बात करने के उद्देश्य से रश्मि से पूछ लिया और मैंने ख्यालों में अपना सिर पीट लिया। दिशा, मैं उसे रोकती इससे पहले ही रश्मि बीच में बोल पड़ी। मेरा अपना परिवार। 3 साल पहले तक मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा, हम सब लखनऊ में ही रहते थे, सेक्टर 47 में। हम छुट्टियां मनाने मनाली जा रहे थे। बाय रोड एक सड़क दुर्घटना हुई और सब खत्म। सिर्फ मैं ही बची थी। जब मैं दोबारा उस घर में गई तो अकेले रहा नहीं गया। जहाँ सबके साथ वक्त बिताया था वहाँ अकेले जीना दुभर हो गया था। सो मैं यहाँ आ गई, उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर। रश्मि ने बताया और कुकीज की ट्रे मेरी और दिशा की ओर बढ़ा दी। अंधेरा हो चुका था। हम दोनों मिलकर डिनर की तैयारी करने लगे। मालविका, रश्मि ने कहा। हाँ बोलो, मैंने प्रत्युत्तर दिया। तुम्हारी नई किताब का विषय क्या है जिसकी कल बुक रीडिंग के लिए जाने वाली हो? डायनो के बारे में है। आगे इसका एक सीक्वल भी लाऊंगी, मैंने रश्मि को बताया। अच्छा, रिसर्च की थी? रश्मि ने हंसते हुए पूछा। नहीं, केवल कल्पना है, मैंने रश्मि से कहा। मैंने डायनो के बारे में बहुत सुना है, तुम जानना चाहोगी? रश्मि ने पूछा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने कहा। मुझे भी जानना है, दिशा ने कहा। चलो फिर डिनर करते करते सुनाती हूँ, रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को होती हुई बारिश जो तब रुक गई थी अब वापस शुरू हो गई थी, इस बार और तेज और भयंकर। बिजली भी बहुत जोरों से कड़कने लगी। दिशा और रश्मि खाना लगाने डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई थी और मैं बस पानी लेकर जा रही थी कि तभी बिजली चली गई। रश्मि की आवाज आई, मालविका, खिड़की के पास कैंडल्स रखी हैं, ले आना।
इन्वर्टर खराब है। इतना सुनकर मैं खिड़की के पास गई तो एक बार जंगल की तरफ निगाह चली गई। खूब अंधेरा था। मैं घबरा गई और तुरंत एक कैंडल निकालकर जलाई। कैंडल की रोशनी में मुझे वह भयानक चेहरा फिर दिखा। खिड़की के कांच से बिल्कुल सटकर वही बुढ़िया खड़ी हुई थी और मुझे घूर रही थी। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। मैं चीखने ही वाली थी कि दिशा का ख्याल आते ही मैंने अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया और डाइनिंग टेबल पर चली गई। कितनी देर लगा दी? दिशा ने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर बैठ गई। चलो अब मैं सुनाती हूँ डायनो की कहानी, रश्मि ने कहा और सुनाने लगी। तुम लोगों ने यहाँ आने से पहले बहुत से टैक्सी ड्राइवरों से बातें की होगी, मगर सबने मना कर दिया होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ इस इलाके में डायने रहती है। इतना सुनकर दिशा को पानी का ठसका सा लग गया। यहाँ सच में कोई डायन है? मैंने थोड़ा घबराते हुए पूछा। पता है, इस बंगले की भी एक अलग ही कहानी है। सुना है कोई 100 साल पहले यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह और उसका पूरा परिवार डायन और पिशाच था। डायन के पुल्लिंग पिशाच होते हैं। डायन और पिशाच एक ऐसी अवस्था है जहाँ इंसानी जीवन काल में ही लोग शैतान की पूजा करते हैं और उससे वरदान के रूप में डायन या पिशाच रूप पा लेते हैं। डायने और पिशाच कभी बूढ़े नहीं होते, बल्कि वे बहुत खूबसूरत होते हैं। उस डायन की 3 पीढ़ियां यहाँ रहती थी। वह, उसका पति, उसका एक बेटा, उसकी बहू और उनकी एक बेटी। इंसानी दुनिया से उलट यहाँ महिला प्रधानता है। जानती हो, डायनों और पिशाचों की भी एक रानी होती है और रानी उसे चुना जाता है जो जन्म से ही डायन हो। मगर जब तक वह पूरी तरह से बड़ी नहीं हो जाती, उसे जन्म देने वाली डायन को ही रानी बना दिया जाता है। मगर आमतौर पर डायन और पिशाचों से एक इंसान की ही उत्पत्ति होती है, क्योंकि वे भी कभी इंसान ही थे। उस डायन की भी यही लालसा थी कि उसकी बेटी रानी बने, मगर उसका बेटा हुआ, वह भी एक इंसान, जिसे जैसे तैसे शैतान की पूजा करने के बाद पिशाच बना पाई थी वह, ताकि वह अपनी पत्नी के गर्भ से किसी डायन को जन्म दे सके। मगर उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी बहू से जो संतान पैदा हुई थी वह डायन तो थी, मगर जैसे इंसानों से भी ज्यादा पवित्र। यह एक असंभवी बात थी। वह कभी भी डायनों की किसी भी प्रक्रिया में या शैतान की पूजा अनुष्ठान आदि में भाग नहीं लेती थी। ऊपर अपने कमरे में अलग पड़ी रहती थी, सबसे दूर, जहाँ अभी हम बैठे हैं ना, ठीक इसी जगह सारे अनुष्ठान हुआ करते थे। डायनों की दुनिया में 3 का बड़ा महत्व है, चाहे 3 बजे का समय हो, 3 लोग हो या साल की तीसरी अमावस्या। साल की तीसरी अमावस्या पर एक बड़ा शैतानी अनुष्ठान होता है, जिसमें 3 लड़कियों को शामिल किया जाता है। एक इंसान होती है, वह अन्य 2 डायन हुआ करती है। अनुष्ठान में जो दोनों डायने होती है, वे उस लड़की को भी डायन बनाती है, जिसके बाद एक पिशाच उसका इस्तेमाल करता है अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। यह अनुष्ठान साल में सिर्फ तीसरी अमावस्या को ही होता है। बाकी अमावस्या की रातों में होने वाले अनुष्ठान केवल शैतान को खुश कर शक्तियां पाने के लिए होते हैं। उस दिन भी साल की तीसरी अमावस्या थी। वह 2 डायन इंसानी लड़की के साथ मिलकर वह अनुष्ठान कर रही थी। उसने अपनी पोती को जैसे तैसे उस अनुष्ठान से दूर किया हुआ था, ताकि वह कहीं कोई अड़चन न कर दे। रात के 3 बजने में बस कुछ ही देर थी। तीनों लड़कियां, मतलब दोनों डायने और वह लड़की, बैठे बैठे ही गोल गोल घूमने लगी थी। बस अब शैतान किसी भी पल आकर उन्हें वरदान दे सकता था। मगर तभी वह लड़की डायन की पोती आ गई और उसने पूरे घर में आग लगा दी। वह इंसान, लड़की, वह डायन, उस डायन का पति, उसके बहू बेटे, खुद उसकी पोती भी इसी घर में जलकर शक्तिहीन हो गए। वे डायन और पिशाच तो रहे, मगर उनकी बहुत सारी शक्तियां चली गई। तुम्हें पता है, वह डायन हमेशा से ही लड़कियों को फांसने की कोशिश करती आई है। वह तो अब भी लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें यहाँ बुलाने की कोशिश करती है। वह उन्हें सोशल मीडिया साइट्स पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, ताकि आसानी से लड़कियां उस पर विश्वास कर लें कि वह इंसान है। कोई डायन या भूत सोशल मीडिया साइट्स चलाएगा, यह भला कौन सोच सकता है। वह डायन लड़कियों से बेहद गहरी दोस्ती बना लेती है, जैसे बरसों से उन्हें जानती हो, और फिर एक दिन लड़कियां उससे प्रभावित होकर उससे मिलने यहाँ आती है, जैसे तुम दोनों आई हो। मगर वह लड़की, उस डायन की पोती, वह आज भी लोगों को रास्ते में मिलती है और उन्हें चेतावनी देती है कि वे इस बंगले में ना आए, क्योंकि यहाँ के डायने और पिशाच आज भी उसी अनुष्ठान को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे उसने तुम्हें चेतावनी दी थी। रश्मि के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। मतलब वह सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत ही उस डायन की पोती है जिसने उसका अनुष्ठान रुकवा दिया था? दिशा का कांपता स्वर निकला। हाँ,
वह बूढ़ी औरत ही मेरी पोती है। 100 साल से अधिक हो गए, किसी इंसान का शिकार नहीं किया, शैतान की पूजा नहीं की, बूढ़ी तो होती ही। रश्मि ने चेहरा नीचे किए हुए ही कहा। घोप अंधेरे में केवल एक मोमबत्ती की रोशनी में माहौल बहुत डरावना हो चुका था। तुम? शब्द मेरे हलक में अटक गए थे। मैंने घबरा कर दिशा का हाथ पकड़ लिया, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम दोनों बहुत सारे पिशाचों और डायनों से घिर चुकी थी। वे सब गर्दन नीची कर हम दोनों की ओर बढ़ रहे थे। दिशा का ध्यान एक पिशाच पर गया। टैक्सी ड्राइवर उसके मुंह से बमुश्किल यह निकल पाया, बेटा है मेरा। रश्मि ने करीब 3 फीट ऊपर हवा में उठते हुए अपनी गहरी हरी आंखों से उस टैक्सी ड्राइवर को देखते हुए कहा। उसके खुले बाल, उसकी आंखें, पुतलियां, सब हरा ही हरा था। आज साल की तीसरी अमावस्या है, अनुष्ठान तो होकर रहेगा, रश्मि ने कहा और दिशा को अपनी ओर खींच लिया। और डर से चीखे जा रही थी, मगर कोई फायदा नहीं। रश्मि ने उसे नहीं छोड़ा। मैं उसे अपनी ओर खींच रही थी, मगर एक डायन की शक्ति के आगे मेरी क्या बिसात थी। उसने दिशा को उठाकर एक गोल घेरे में फेंक दिया और खुद उसके माथे पर काला सिंदूर लगाकर उसके दाहिने हाथ पर चाकू से वार कर उससे टपकता खून गोल घेरे में बने एक छोटे से त्रिकोण पर डाल रही थी। दिशा चीख रही थी डर और दर्द से, और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी भड़ाक की आवाज के साथ खिड़की का कांच टूट गया। वह सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत किसी सांप की तरह रेंगती हुई हॉल के अंदर दाखिल हुई। छोड़ दो इन बच्चियों को, उसने गरजते हुए कहा, मगर रश्मि ने उसकी एक न सुनी। उसका शैतानी अनुष्ठान चालू था और वह टैक्सी ड्राइवर दिशा के साथ जबरदस्ती करने लगा। अपनी आंखों से यह सब देखना मेरे लिए दुभर होता जा रहा था। मैं उस बुढ़िया से डर रही थी, मगर उसके पास जाकर ही बच सकती थी। यही सोचकर मैं भागकर उसके पीछे जाकर छिप गई और तभी दिशा की जोरदार चीख सुनाई दी। अस्त व्यस्त हालत में वह भागकर मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके पास जा पाती इससे पहले ही उस सफेद बालों वाली बुढ़िया ने मुझे उस बंगले से बाहर धक्का दे दिया। और जब मैंने उठकर वापस अंदर जाना चाहा तो देखा कि पूरा बंगला धू-धू कर जल रहा था। दिशा की दर्दनाक चीखें मेरा दम घोट रही थी। मैं भागकर बंगले के अंदर जाना चाहती थी, मगर किसी ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे बचाने का अब कोई फायदा नहीं, वह भी उनमें से ही एक बन चुकी है, उस बूढ़ी औरत ने कहा। और फिर मुझे स्टेशन जाने का कहकर वह जंगल में कहीं विलीन हो गई। दिशा, मैं धम से अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उस भूत बंगले ने मेरी दिशा को मुझसे छीन लिया था। अगले दिन टूटी हुई सी मैं स्टेशन पर पहुंची और सीधे घर आ गई। विप्लव को पूरी बात बताई तो उसे भी भरोसा नहीं हुआ कि मैं बच गई हूँ और सुरक्षित हूँ। इस हादसे के बाद मैंने हॉरर लिखना छोड़ दिया। 3 साल बाद कानपुर। माँ, मैं दिशा से मिलने लखनऊ जाना चाहती हूँ। कौन दिशा? तुम्हारी फेसबुक फ्रेंड? हाँ माँ, ठीक है, इस बार छुट्टियों में चली जाना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आप